हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं सारे लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया हो। तो यार आज जो है हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक करा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बेटा आपका जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टॉपिक का नाम था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसमें से ऑफर वाला जो पार्ट है वो हमने डन करा। सर व्हाट इज ऑफर, वो हमने देखा। तो ऑफर कितने टाइप्स का होता है? पांचों टाइप्स हमने पढ़े, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस, ओपन, पांचों टाइप हमने देखे। फिर हमने ये भी देखा कि सर अगर किसी ऑफर को एक वैलिड ऑफर या लॉफुल ऑफर बनाना है तो आपको कुछ एसेंशियल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो सारे एसेंशियल्स क्या थे वो हमने एक एक करके देखे। सर ऑफर जो है वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। सर ऑफर जो है वो सर्टेन नॉट वेग होना चाहिए। सर ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऑफर जो है वो स्पेसिफिक, जनरल कैसा भी हो सकता है। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड कैसा भी हो सकता है। सर ऑफर जो है वो हमेशा विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी होगा। उसके अलावा ऑफर सर क्या कंडीशनल हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, बट सर इट डज नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। हमने ये भी देखा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया ऑफर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी आएगी बेटा। इन्विटेशन टू ऑफर में हमने देखा कि जो पर्सन इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है और वो एक ऑफर नहीं दे रहा, बल्कि वो सामने वाले पार्टी को इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे ऑफर दीजिए। जैसे आपने गुड्स डिस्प्ले पे लगाए विंडो के लिए, वो हो गया इन्विटेशन टू ऑफर। कंपनी जो है पब्लिक इशू के टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो भी एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं सर, अगर आप जो है कोई टेंडर का नोटिस दे रही है, गवर्नमेंट टेंडर इशू करने का नोटिस दे रही है, वो भी एक तरह का क्या है बेटा? इन्विटेशन टू ऑफर है। तो हमने ऑफर वाले टॉपिक को भी डन करा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप वो लेक्चर्स दोबारा अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो तुम्हारा भाई बेटा हमेशा अवेलेबल है आप लोगों के लिए। जो भी दिक्कत है आप ऑन द स्पॉट बताएंगे और हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो सर टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2 क्लॉज भी बोलता है जिस व्यक्ति को ऑफर दिया जाएगा, मतलब ऑफर या प्रॉमिस, द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जब वो व्यक्ति जो ऑफरी है सिग्निफाई कर दे अपनी असेंट को, मंजूरी दे दे, अपनी कंसेंट बता दे, उस टाइम से ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। मतलब द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जब वो व्यक्ति सिग्निफाई करेगा अपनी असेंट को, अपनी कंसेंट को, उस टाइम पे बोलेंगे द ऑफर इज सर्ट टू बी एक्सेप्टेड। और सर अगर एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तो बेटा वो बन जाता है प्रॉमिस। ये भी हमने देखा था। आई होप इसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर हम और आगे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा एक्सेप्टेंस को अगर आपको वैलिड एक्सेप्टेंस बनाना है तो उसके भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। अरे जैसे ऑफर को वैलिड लॉफुल बनाना है तो उसके रूल्स पढ़े ना हमने, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर या एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना है तो उसके भी कुछ अपने रूल है 5-7। ठीक है। पहली बात, ये 8 मार्क्स का आपके सीए फाउंडेशन में प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया है। 8 मार्क्स का कि भैया व्हाट इज एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के जो है रूल्स बताओ, एसेंशियल एलिमेंट्स, कि अगर आपको एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना है तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आराम से देखेंगे। लास्ट क्लास में एक्सेप्टेंस के रूल्स हमने 2 डन करे थे। नंबर 1, जो एक्सेप्टेंस है सर वो हमेशा वही व्यक्ति देगा टू whom द ऑफर इज मेड। मतलब एक्सेप्टेंस देने का जो राइट है वो ऑफरी या प्रॉमिस ही के पास ही है, सिर्फ वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। और इसका हमने केस लॉ देखा था बेटा, बोल्टन वर्सेस जॉन्स, पूरा केस लॉ मैंने आपको बताया था। ठीक है। ये जो रूल है ये स्पेसिफिक के केस में अप्लाई था। अगर आप स्पेसिफिक ऑफर दे रहे हो तो सिर्फ वही व्यक्ति जिसको ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस दे सकता है। लेकिन इन केस ऑफ जनरल ऑफर, इसका एक्सेप्शन है थोड़ा सा। जनरल ऑफर के केस में आप एक जनरल पब्लिक को एट लार्ज ऑफर दे रहे हो एंड एनी पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ सच ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है। तो पहली कॉन्सेप्ट कि भाई एक्सेप्टेंस हमेशा प्रॉमिस ही ऑफर ही देगा, स्पेसिफिक में वही पर्टिकुलर बंदा और जनरल में कोई भी व्यक्ति जिसको उसकी नॉलेज है। नंबर 2 मैंने बताया था बेटा, ऑफर हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगा। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
मतलब जैसा मैं आपको ऑफर दूंगा आपको एज इट इज उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफर की टर्म्स में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन करके दिया, उसे बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस होती नहीं है बेटा। टाइप्स ऑफ ऑफर में पहले बताया था, दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर। तो आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपने काउंटर ऑफर दे दिया। तो उस केस में बताया भैया हमेशा कैसी होगी, अगर आपको एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना है तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड, क्योंकि अगर क्वालिफाइड हुई तो वो तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो क्या है बेटा, काउंटर ऑफर। तो 2 एसेंशियल हमने डन करे। आई होप आपको 2 एसेंशियल एलिमेंट में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप मुझे बेटा बता सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे अपने एसेंशियल एलिमेंट नंबर 3 पे। एंड एसेंशियल एलिमेंट नंबर 3 इज वेरी सिंपल। कह रहे हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब पहली बात तो ये कम्युनिकेटेड जो है ना, इसको बना लो स्टार। और अगर आप दिल से मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर ले रहे हो ना बेटा, देख रहे हो, तो वहां पे ऑफर के रूल्स में भी एक पॉइंट था, शायद पॉइंट नंबर 3 या 4 ही था, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और अब यहां पे आ गया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑल्दो इस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, मैंने पहले बता दिया था, उसका नाम है कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब एक ऑफर कब कम्युनिकेट होगा, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगा, उसमें सारे केसेस पे हम चर्चा करने वाले बहुत डेप्थ में। बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होकर बता रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। जब मैं आपको कम्युनिकेशन पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद अगर आपको यहां पे ये पॉइंट में लिखने को आया, मुझे एक बात बताओ, क्या आप नहीं लिख सकते? अरे जब मैं उस पूरे टॉपिक को इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो ये तो एक पॉइंट है इसका। तो अभी के लिए वहां पे मैंने बताया था ऑफर कब कम्युनिकेट होता है। सर ऑफर तब कम्युनिकेट होता है जब वो ऑफरी की नॉलेज में है, सेम आप समझ सकते हो। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है? तो भैया पहली बात तो अगर आपको एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना है तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट होना जरूरी है। और सिंपल शब्दों में समझो, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगी? तो भैया ऑफर ही कह रहा है मेरे लिए एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होगी जब मेरी एक्सेप्टेंस ऑफरर की नॉलेज में आ जाए। उल्टा हो रहा है, देखो ऑफर कब कम्युनिकेट हो रहा है, ऑफरर कह रहा है ऑफर तब कम्युनिकेट होगा जब मेरा ऑफर ऑफरी की नॉलेज में आ जाए। और ऑफरी कह रही है मेरी एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, जब मेरी एक्सेप्टेंस ऑफरर की नॉलेज में आ जाए। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस टोटली डिपेंड करे किसमें, नॉलेज में आने के लिए। ये बेटा इनकम्प्लीट है, मैं फिर से क्लियर कराऊं। कम्युनिकेशन में केसेस बनेंगे अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करने वाले हैं। बट अभी के लिए समझो, अभी के लिए अगर आपको एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाना है तो भैया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, पहली चीज। अब यहां पे क्या बोल रहा है, कह रहा है टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटेड, ये मैं आपको अभी नहीं लिखा रहा, क्योंकि जब अगले लेक्चर में मैं आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा तो वो इतना डेप्थ में होगा कि आप इसमें बेटा पन्ना भर दो पूरा। तो अभी तो 2-4 लाइन में समझा रहा हूं। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड। अभी सिंपल शब्दों में कम्युनिकेटेड का मतलब ऑफर ही कह रहा है भैया एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होगी जब मेरी एक्सेप्टेंस किसकी नॉलेज में आ जाए, ऑफरर। आपने मुझे एक ऑफर दिया, आपका ऑफर मेरे पास आया, उस ऑफर को मैंने चिट्ठी में लिखा एक्सेप्टेंस, लेटर हम लेटर में दे रहे हैं, मैंने चिट्ठी में लिखा एक्सेप्टेंस कर रहा हूं भाई ये। अब जब मैंने चिट्ठी लिख ली तो क्या मेरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई? अरे कम्युनिकेट थोड़ी हुई, अभी तो मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, अरे उसको थोड़ी पता मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। तो वो चिट्ठी मैं पोस्ट करूंगा, पोस्ट होने में 2 दिन लगे, 2 दिन बाद वो उसके पास पहुंची, उसके 1 दिन बाद उसने खोल के रीड करा। तो बेटा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगा, जब मैं चिट्ठी लिख रहा हूं क्या? नहीं सर। जब मैंने चिट्ठी सेंड करके उसके पास पहुंची क्या? नहीं सर। जब उसने चिट्ठी रीड करी, पहुंचना जरूरी नहीं, रीड भी करना, रीड करके उसकी नॉलेज में आ गई, हाँ जी भैया एक्सेप्टेंस हो गई, तब ऑफर कह रहा है मैं मानूंगा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई। और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो थर्ड पॉइंट क्या बोला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है बिटवीन द पार्टीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आगे बोल रहा है, कह रहे हैं एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कंडीशनल और क्वालिफाइड का मतलब क्या था, मैंने पहले बता दिया। जब आप क्या करते हो बेटा, मॉडिफाई करते हो
टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर। जब आप ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करते हो उसे बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और वो क्या है, एनी कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। नो बोलो या इनवैलिड एक्सेप्टेंस बोलो। क्यों? अरे बेटा, कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नोन एज काउंटर ऑफर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी है, वो तो आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, ऑफर चैप्टर में बताया था। तो बेसिकली अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बढ़िया, एकदम। 3 पॉइंट डन हो गए। नंबर 1, एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी, जो व्यक्ति प्रॉमिस दिया, ऑफर है, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस देगा। केस ऑफ बोल्टन वर्सेस जोन्स। नंबर 2, एक्सेप्टेंस जो है कैसी होगी, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नंबर 3, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब क्या है, अभी के लिए सिंपल शब्दों में समझो सर, ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगी, जब वो ऑफरर की नॉलेज में आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन। नंबर 4 क्या है, क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और आगे बोला रीजनेबल टाइम पीरियड। कह रहा है एक्सेप्टेंस एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में होगी या फिर रीजनेबल टाइम पीरियड होगी। अब देखो इसमें दो चीजें समझना भाई, 2 चीजें बड़ी सिंपल सी है। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। ऑफर देते टाइम मैंने बोला कि भैया क्या आप मुझे अपनी गाड़ी परचेज करने देंगे, मतलब आप अपनी गाड़ी सेल करो, मैं परचेज कर रहा हूं ₹10 लाख में, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे को जो है आप विद इन 1 वीक्स बता दीजिए। अब अगर ऑफर वाइज समझो तो बेटा कौन सा ऑफर हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग, ओपन या कॉन्टिन्यूस ऑफर है ना। लास्ट 5th पॉइंट था स्टैंडिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ओपन और कॉन्टिन्यूस, जो आप ऑफर दे रहे हो जिसमें एक टाइम लिमिट है। अब समझना, मैंने यहाँ पे टाइम लिमिट को स्पेसिफाइड कर दिया है कि भाई मैं जो है आपको एक ऑफर दे रहा हूं, और ये ऑफर कब तक के लिए वैलिड है, ये ऑफर विद इन 1 वीक्स तक के लिए है। मतलब अगर आप 1 वीक्स के अंदर एक्सेप्टेंस दोगे तो एक्सेप्टेड, 1 वीक्स के अंदर आपने इसे रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्टेड। 1 वीक के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट करोगे रिजेक्ट। लेकिन जैसे ही 1 वीक एंड हुआ उसके बाद आप एक्सेप्टेंस करना भी चाहो तब भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तक ऑफर क्या हो गया है, लैप्स। लैप्स मतलब टेक्निकली भी समझो ऑफर एंड हो गया है। मैंने 1 वीक का टाइम दिया था ना आपको, तो विद इन 1 वीक तक अगर आपने एक्सेप्टेंस देती एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन देती रिजेक्शन। आफ्टर 1 वीक आप कुछ भी बोलो, एक्सेप्टेंस बोलो, भाई मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जो ऑफर है वो क्या हो गया, लैप्स। वो क्या हो गया, लैप्स। तो केस नंबर 1 ये बन रहा है कि अगर ऑफर देते टाइम कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है फॉर एक्सेप्टेंस, कि आपको एक्सेप्टेंस 1 हफ्ते के अंदर लेनी है, तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस उस स्पेसिफाइड टाइम लिमिट से पहले ही देनी पड़ेगी। तभी बोल रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आगे लिखा और रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम समझना। अभी रीजनेबल टाइम वाला कॉन्सेप्ट कहां पे अपीयर होगा, मैंने 2 केस बताया। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है सर कि अगर ऑफर में एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, मतलब ऑफर का नेचर क्या है, स्टैंडिंग ऑफर। कैसा ऑफर है, स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूस और ओपन ऑफर। उस केस में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, मतलब अगर लैप्स ऑफ ऑफर हो गया उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। नंबर 2, अगर आप एक ऑफर दे रहे हो और वो ऑफर जो है उस ऑफर में कोई टाइम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब मैंने बोला भैया गाड़ी परचेज करनी है आपकी 10 लाख रुपीज में, अगर आप इंटरेस्टेड हो बता दो, बस ये बोला बता दो विद इन 1 वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, कुछ नहीं बताया, बस बता दो। अब यहां पे कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है क्या, नहीं सर, यहां पे टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। तो बेटा अगर आपने ऑफर दिया और ऑफर में एक्सेप्टेंस की कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, उस केस में एक्सेप्टेंस है, जो आप एक्सेप्टेंस दोगे वो आपको देनी है विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यार समझो ना, अगर मैंने आपको ऑफर, एक बहुत ह्यूज ऑफर दिया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स इन्वॉल्व है, तो आपको सोचने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए ना, तो वहां पे रीजनेबल टाइम क्या होगा वो अलग चीज है। अगर मैंने आपको गाड़ी, स्कूटी, साइकिल बेचने का ऑफर दिया, साइकिल, मैंने कहा यार आपको ना साइकिल परचेज करनी है आपकी 2000 रुपए में, अब यहां पे मैंने टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करा, तो आप जो है उसके लिए पूरे फैमिली मेंबर्स को बुला रहे हो, हाँ जी चाचा जी आ जाओ साइकिल बेचनी है, अपन डील करते हैं।
सबको बुला लिया, डिस्कशन करो कितना कितना, और 1 महीने बाद बता रहे हो कि आपने जो 1 महीने पहले साइकिल का ऑफर दिया था आज एक्सेप्टेंस दूंगा। अरे साइकिल बेचने इतना छोटा सा काम है, इसके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना थोड़ी दोगे। तो व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से आप रीजनेबल टाइम को फ्लक्चुएट करोगे। बट केस 2 बन रहे, पहला क्या, अगर ऑफर देते टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है एक्सेप्टेंस की, तो भैया जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है आपको उसके अंदर ही एक्सेप्टेंस करनी है, अदरवाइज अगर ऑफर लैप्स हो गया तब आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। केस नंबर 2, अगर कोई एक्सेप्टेंस का टाइम लिमिट स्पेसिफाइड ही नहीं है ऑफर में, उस केस में आपको एक्सेप्टेंस करनी है विद इन रीजनेबल टाइम। क्या करनी है? विद इन रीजनेबल टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आई होप समझ आओ बेटा। तो क्या बोला, अब रीड करो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और रीजनेबल टाइम। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कब लगेगा? जब प्रपोजल में टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, तो एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही होगी। अगर प्रपोजल में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं बताया तो एक्सेप्टेंस आपको फिर रीजनेबल टाइम पे करनी है। और रीजनेबल टाइम क्या रहेगा? दिस इज टोटली डिपेंड ऑन दी केसेस एंड सर्कमस्टांसेस। हम नहीं बता सकते क्या होगा, लॉ कह रहा है। ठीक है, अब रीड कर लो ये बात। कह रहे एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, दैट इज बिफोर the lapse of the offer or before the offer is revoked। अब ये lapse मतलब टेक्निकली एंड होता है, ठीक है। lapse revoke क्या है समझेंगे, बस इतना समझो कि भैया अगर ऑफर में टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है तो आपको एक्सेप्टेंस टाइम लिमिट के अंदर देनी है, जब तक ऑफर लैप्स हो रहा है उससे पहले। अगर ऑफर एक बार लैप्स हो गया, रिवोक हो गया, उसके बाद आप एक्सेप्टेंस देना भी चाहो नहीं दे सकते। क्लियर? नंबर 2, ये केस कब अप्लाई होगा? रीजनेबल वाला, इफ नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। ऊपर वाला केस, अगर जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो स्पेसिफाइड है। नीचे वाले केस में बोल रहा है ये कब अप्लाई होगा? जब लिमिट कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आपने एक ऑफर दिया जिसमें टाइम लिमिट नहीं है। इफ नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड, देन इन सच केस एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। आप समझ रहे हो मेरी बात बेटा? दो ही केस है। पॉइंट नंबर 5 ने क्या बोला, पॉइंट नंबर 4 ने क्या बोला? एक्सेप्टेंस जो है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में होना चाहिए। इसमें 2 केस बना दिए, एक ऑफर देते टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, या ऑफर देते टाइम एक्सेप्टेंस के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट। अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है तो जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है उसके अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर एक बार ऑफर लैप्स हो गया तब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। अगर देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस प्रपोजल में, उस केस में आपको हम एक रीजनेबल टाइम दे रहे हैं एक्सेप्टेंस देने का। वो रीजनेबल टाइम क्या होगा? टोटली डिपेंड्स इन दी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, टोटली डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर कितने पॉइंट होगा इसमें? 4 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। बेटे बार बार रिवाइज करना है। नंबर 1, एक्सेप्टेंस कौन देगा? प्रोमिसी और ऑफरी। कौन देगा? प्रोमिसी और ऑफरी। और जनरल के केस में, ये स्पेसिफिक में, जनरल के केस में एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ सच ऑफर। नंबर 2, एक्सेप्टेंस की बात करूं कैसी होगी? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। नंबर 3 की बात करूं तो सर एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का क्या मतलब है? तो मैंने सिंपल वे में बताया कि सर ऑफर ही कह रहा है कि जब ऑफरर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस आएगी तब वो कम्युनिकेट होगा। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ऑफर को भी कम्युनिकेट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस जो देनी है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होनी चाहिए। स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में 2 केस है, या तो प्रपोजल में टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है या स्पेसिफाइड नहीं है। अगर प्रपोजल देते टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है तो सर उसी टाइम लिमिट में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर देयर इज नो टाइम लिमिट तो उस केस में आपको एक्सेप्टेंस देनी है विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th से ही मिलता जुलता थोड़ा सा 5th पॉइंट, एक्सेप्टेंस must be in the prescribed mode. Acceptance must be in the prescribed mode. जो आप एक्सेप्टेंस देंगे वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड मोड में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में।
नाउ व्हाट इज मतलब सर समझ नहीं आ रहा क्या प्रिस्क्राइब मैनर क्या, समझो बेटा। मान लीजिए मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं और मैंने आपको जो ऑफर दिया है वो आपको मेल करा, आपको कैसे दिया, एक्सप्रेस ऑफर दिया, मेल करा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऑफर दे रहा हूं, कंसिडरेशन सब पूरी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली मेल में लिखी और आपको सेंड कर दी। और सेंड करने से पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप एक्सेप्टेंस देंगे, देखो टाइम लिमिट तो ठीक है, टाइम लिमिट बताया नहीं बताया, मैं मैनर की बात कर रहा हूं, मैं मोड की बात कर रहा हूं, जिस मोड में एक्सेप्टेंस ऑफर जा रहा है। अगर प्रपोजल देते टाइम मैंने लिख दिया अगर आप एक्सेप्टेंस देना चाहे तो मुझे इसी मेल पे, जिसमें मैं लिख रहा हूं इसी मेल पे मुझे आप अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए। मतलब ऑफर देते टाइम उस ऑफर में मैंने प्रिस्क्राइब मोड बता दिया, मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया मैनर, मोड जिस मोड में जाएगी। मोड का मतलब है आप मेल में कर रहे हो, आप कॉल से एक्सेप्टेंस दोगे, आप मीटिंग करोगे मेरे से मिलके, आप कैसे एक्सेप्टेंस दोगे, किस मैनर में दोगे। तो ऑफर देते टाइम में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि एक्सेप्टेंस आप मेल से दे देना। उस केस में बेटा आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे, अरे जब मैं ऑफर में ही बता रहा हूं एक्सेप्टेंस मेल में देना, तो लॉ कह रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस मेल में ही देनी है। और अगर ऑफर देते टाइम स्पेसिफाइड मैनर पर्टिकुलरली बताया है तो उसी मैनर में आप एक्सेप्टेंस देंगे। अगर मैनर बताने के बावजूद आप उस मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं देते और मेरे पास एक्सेप्टेंस आई, मैंने मेल करा, मैंने लिखा था एक्सेप्टेंस मेल में देना, बट स्टिल आपने जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। अब लॉ ने यहां बोला इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी ऑफरर। अब ये मेरे ऊपर है, अगर मैं उस एक्सेप्टेंस को मानना चाहूं तो ले लूं, वरना मैं चाहूं एक्सेप्टेंस नहीं मान रहा मना कर दूं। मतलब यहां पे आप समझो 2 पॉइंट है। पहला, जब मैं ऑफर दे रहा हूं मैं मैनर या मोड को प्रिस्क्राइब कर रहा हूं ऑफर में, ऑफर में बता दिया ऐसे देना है। उसमें 2 पॉइंट, पहला कि भैया जिस मैनर को मैंने बताया है आपको एक्सेप्टेंस उसी मैनर में देनी है। अगर आपने उस मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो ये मेरे पे डिपेंड करेगा, मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं। अगर आपने एक्सेप्टेंस अलग मैनर में दिया और मैंने रिजेक्ट कर दिया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने आपको एक ऑफर दिया और ऑफर देते टाइम मैंने एक्सेप्टेंस किस मोड में देनी है इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया। पहले केस में तो मैंने बताया था ना, तो भैया जैसे बताया है वैसे देनी है, और अगर जैसे बताया वैसे नहीं दी तो ऑफरर अगर एक्सेप्ट करना चाहे आपकी एक्सेप्टेंस तो ठीक है, वरना वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। सेकंड केस है मैं आपको ऑफर तो दे रहा हूं मेल के थ्रू, लेकिन मैंने कहीं ये भी नहीं लिखा कि आप एक्सेप्टेंस कैसे देना। अब देखो ये ना थोड़ा सा फिर से सब्जेक्टिव मैटर है, पर लॉ ने यहां पे कंक्लूजन निकाला। लॉ ने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज मैसेज कर रहा हूं तो आप रिप्लाई कैसे दोगे बताओ। आप मुझे कबूतर के पैर पे चिट्ठी उड़ा के दोगे, लो सर रिप्लाई, ऐसे करोगे क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे दे दो क्या? नहीं सर, अगर मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर रहा हूं आपका रिप्लाई भी व्हाट्सएप पे आएगा। अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूं और उस टाइम आप कॉल पिक नहीं कर पाए तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी आप कॉल करके उठाओगे या दोबारा कॉल बैक करोगे। ऐसा थोड़ी मैं कॉल कर रहा हूं आप कॉल काटोगे और फिर व्हाट्सएप पे बोलोगे सर आप कॉल करो बताओ बात, ऐसे करोगे क्या? नहीं। अगर मैं आपको लेटर लिख रहा हूं तो जनरली आप उसका टेक्स्ट भी कैसे करोगे, रिप्लाई जो करोगे लेटर की फॉर्म में। तो लॉ मेकर बड़ा आराम से बात समझाता है कि अगर ऑफरर ने ऑफर देते टाइम कोई प्रिस्क्राइब मोड, कोई प्रिस्क्राइब मैनर नहीं बताया तो हम वो मैनर फॉलो करेंगे जिस मैनर में ऑफर आया है, जिस मैनर में ऑफर आया है। मतलब अगर मैं आपको मेल कर रहा हूं तो आपको एक्सेप्टेंस भी मेल में करनी है, अगर कुछ नहीं बोला। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया कि मेल कर रहा हूं लेकिन एक्सेप्टेंस मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, तब तो प्रिस्क्राइब मैनर बता दिया ना, तो व्हाट्सएप पे करो। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो मैं मेल कर रहा हूं आप भी मेल, मैंने कॉल में बताया आप भी कॉल, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूं आप भी व्हाट्सएप मैसेज, मैं लेटर भेज रहा हूं स्पीड पोस्ट से आप भी लेटर भेजो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा पॉइंट नंबर 5 बता रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दी प्रिस्क्राइब मोड। मोड की किसकी बात कर रहा है? मोड मैनर मतलब जिसमें आप भेज रहे हो एक्सेप्टेंस। इसमें 2 केस है। पहला केस आपसे बोल रहा है कि अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन दी प्रपोजल, जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कैसे करनी है ये ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, बता रखा है, ऑफर में ही बताया, ऑफरर ने पहले से बता रखा है। तो कह रहा है इफ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस is prescribed in the proposal, then it must be accepted in that manner only. In that manner only कर लो।
इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर ओनली। एंड आगे बोला, इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल, देन इन सच केस ऑफरर और प्रोमिसर, हम इसके पास पावर दे रहे हैं, हैज द राइट टू रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस। मतलब अगर हमने स्पेसिफाइड मैनर प्रिस्क्राइब करा हुआ था, मोड प्रिस्क्राइब करा था प्रपोजल में, तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ उसी मैनर में एक्सेप्टेंस देनी है। और अगर आपने एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं दी जो ऑफर में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस केस में ऑफरर या प्रोमिसर के पास पूरा राइट है कि वो आपसे आई हुई एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है बेटा केस नंबर ए, जब क्या है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब, तो भैया अगर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, तो मैंने बताया, लॉ ने क्लेरिफिकेशन दिया कि जिस वे में आपको ऑफर आया है प्रेफरेबल है कि आप उसी वे में उसकी एक्सेप्टेंस दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम मैनर इन विच द ऑफर और प्रपोजल इज मेड। अगर ऑफर मेल से, एक्सेप्टेंस मेल से, ऑफर मैसेज से, एक्सेप्टेंस मैसेज से, तो जिस मैनर में ऑफर उसी मैनर में एक्सेप्टेंस। अगर कुछ नहीं बोला, अगर कुछ बोला हुआ है, तो जो बोला है उसी मैनर में आपको देनी है। अगर आपने बताए हुए मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो उस केस में हम ऑफरर को ही राइट दे रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हुआ बेटा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, टोटल मिला के 5 हमने पॉइंट डील कर लिए। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नंबर 1, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफरी या प्रोमिसी ही देगा, बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस। नंबर 2, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, क्योंकि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई करके क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, उसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। नंबर 3 आपको बताया बेटा मैंने, एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। अभी कम्युनिकेशन के ऊपर टॉपिक करना है हमें, बट सिंपल वे में कम्युनिकेटेड का मतलब है, ऑफर ही कह रहा है एक्सेप्टेंस तब कम्युनिकेट होगी जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक स्पेसिफाइड टाइम में होनी चाहिए या रीजनेबल टाइम। 2 ऑप्शन दिए, या तो स्पेसिफाइड टाइम या रीजनेबल टाइम। इसका मतलब अगर ऑफर देते टाइम, प्रपोजल देते टाइम ऑफरर ने एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड कर दिया है, तो आपको एक्सेप्टेंस उसी स्पेसिफाइड टाइम में देनी है। उसके बाद अगर आप दोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि ऑफर क्या हो गया, लैप्स। अगर ऑफर देते टाइम ऑफरर ने कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं करी, तो यहां पे आप एक्सेप्टेंस देंगे रीजनेबल टाइम में। किसमें, रीजनेबल टाइम में। अब रीजनेबल टाइम क्या है सर, अपने को नहीं पता, सर्कमस्टांस और फैक्ट्स के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे, ऐसा लॉ ने बोला। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस जो है बेटा वो स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब्ड मोड में होगी। कैसे, प्रिस्क्राइब्ड मोड में। इसमें 2 केस है, अगर ऑफर देते टाइम मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड है या मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड है, तो आपको उसी मैनर में एक्सेप्टेंस देनी है। उसके अलावा आप किसी अदर मैनर में एक्सेप्टेंस देंगे, तो हम ऑफरर को ये राइट दे रहे हैं कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है चाहे तो। और अगर कोई मोड ऑफ जो एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उस केस में बड़ा सिंपल है, जिस मैनर में ऑफर आ रहा है उसी में आप उसका रिटर्न यानी एक्सेप्टेंस देंगे। तो मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर इन 5 पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत है, आप प्लीज मुझे बताएंगे, अदरवाइज जल्दी से आप नोट करेंगे आज डेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक, ये वाला ये खत्म होने वाला है, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करो। चलिए जी, तो आई होप 5 पॉइंट्स एकदम क्लियर हो बेटा। लास्ट 2 पॉइंट बचे, जल्दी से डन करते हैं और फिर हम अपने अगले लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, लास्ट 6 और 7 पॉइंट, अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि ना आपस में कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, बहुत सारे बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताऊंगा, पता है कैसे। पहले मैं आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट आधा, और उसके बाद मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो आपको ये नोटिस होगा कि दोनों पॉइंट्स में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑल्दो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बट आप इसका इंटरप्रिटेशन अपनी भाषा में गलत करोगे, जिससे आपको लगेगा कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले आपको गलती बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपकी गलती बता के आपको ठीक करूंगा ना, जब आप खुद से गलती करके उसे करेक्ट करोगे, वो चीज एक अलग इंपैक्ट डालती है, आप उसे भूलोगे नहीं कभी। ठीक है,
5 असेंशियल हो गए कि भैया एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए, जो एक्सेप्टेंस है वो स्पेसिफाइड टाइम में होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर या प्रोमिस के द्वारा होनी चाहिए। 5 डन हो गए। उसके बाद 6 पॉइंट कह रहा है, 6 पॉइंट ने बोला मेयर साइलेंस। मेयर साइलेंस, साइलेंस किसकी बात कर रहा है? साइलेंस की। और मेंटली एक्सेप्टेंस, साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है? आप आके मुझे ऑफर दे रहे हो, सर आप हमें लॉ पढ़ा दो ना, सर आपको कंसिडरेशन भी देंगे सर, 500 रुपीज देंगे सर, 500 रुपीज, आप हमें लॉ पढ़ा दीजिए सर। अब यहां पे मैं बेटा ऐसे खड़ा हूं चुपचाप बिल्कुल शांति से, मैंने आपको ना ही यस बोला ना ही नो बोला, ना ही यस बोला ना ही नो बोला, कुछ भी नहीं बोला, और मैं हूं एकदम साइलेंस मेंटेन करके। क्या मेंटेन? साइलेंस, साइलेंस, एकदम चुप, दिमाग में कुछ चल रहा है, सोच रहा हूं चुपचाप। और सोचते सोचते आपने ऐसा दमशल लगा लिया कि सर ने हां नहीं बोला, बट सर ने ना भी तो नहीं बोला, मतलब सर ने मेरे ऑफर को ना बोल के रिजेक्ट नहीं करा, तो मैं ये समझ लेता हूं कि सर ने एक्सेप्टेंस दे दी। अगर आप ऑफरी के साइलेंस और उसकी मेंटली एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर से रीड करो, मेयर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आप ऑफरी साइलेंस मेंटेन करके बैठा है, रिजेक्ट नहीं कर रहा, और उसके साइलेंस को आप ये ट्रीट कर लो कि वो रिजेक्ट तो करने का चुपचाप है, चुपचाप होने का मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो मेयर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। और यहां पे यही बोला, यहां पे कह रहा है, रीड करेंगे, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड। बस यहां पे रुक जाना, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड। अरे सर अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट, और अगले ही पॉइंट में रूल्स ने बताया है कि जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस में, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, मस्ट का मतलब जब भी मस्ट आ रहा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मस्ट वर्ड का मतलब है मैंडेटरी, कंपल्सरी, होगी ऐसी होगी। लेकिन एक्सेप्टेंस में लगाया, में का मतलब पहली बात तो क्या है? ऑप्शनल। ये बेटा छोटी छोटी इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन एक एक्ट है, इसके लिए सेपरेट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दो अलग अलग से सेपरेट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जो आप इंटर में जाके पढ़ोगे। एक है जीसी एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये बात छोटी छोटी बात है ना, मे शैल, ठीक है, मीन्स, इंक्लूड्स, ऐसी छोटी छोटी माइनर सी बातें, एक सेपरेट जीसी एक्ट है और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जो टॉपिक है वो बताते हैं। तो छोटी छोटी बातें बट इग्नोर नहीं करनी। मे का मतलब ऑप्शनल, कह रहा है एक्सेप्टेंस जो है वो कैसी हो सकती है, कह रहा है मे बी एक्सप्रेस और मे बी इंप्लाइड। अरे सर समझ आया, एक्सप्रेस का मतलब आपने पहले ही बताया सर, एक्सप्रेस का मतलब होता है जहां पे आपने वर्ड्स का यूज करा है। वर्ड्स या तो क्या होंगे बेटा, ओरल फॉर्म में, या फिर क्या होंगे बेटा, रिटन फॉर्म में। एक्सप्रेस का मतलब है कि आपने वर्ड्स का यूज करा है, चाहे वो ओरल हो सकते हैं या फिर वो रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेंस जो है एक्सप्रेस हो सकती है। आगे लिखा है और इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब होता है जहां पे नो वर्ड्स, जहां पे एक्सेप्टेंस देने वाले कोई वर्ड्स नहीं यूज करें, समझना, नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं है तो सर के साइलेंस है। अरे हाँ, मतलब वर्ड्स के मामले में तो साइलेंस है, बट इंप्लाइड का मतलब है नो वर्ड्स, वर्ड्स यूज नहीं करे, एक्सप्रेस नहीं है। लेकिन यहां पे आप क्या देते हो, बाय दी कंडक्ट ऑफ द पार्टी, आपने ऐसा कंडक्ट कर दिया और उससे एक्सेप्टेंस मान ली। तो सर 7th पॉइंट कह रहे हैं एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी। अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल दो, बेस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल में सीन समझ आ जाएगा बेटा। देखो इसका 7th पॉइंट का एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है,
बेटा यहां पे हमारे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है एक ऑफर देते हैं, और ऑफर कैसा देते हैं? एक्सप्रेस देते हैं, एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स की फॉर्म में दिया, वर्ड्स की, और ओरली रिटर्न फॉर्म में एक लेटर लिखते हैं, और लेटर में एक ऑफर देते हैं, एक्सप्रेस ऑफर देते हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस। किसको देते हैं सर? मिस्टर वाई को। अब इस ऑफर में लेट्स अज्यूम उन्होंने कुछ भी कंडीशन रख दी कि मुझे अपना हाउस जो है वो सेल करना है, और ऐसा लेटर मिस्टर वाई को दे दिया, और इन रिटर्न मिस्टर वाई जो है ऑफर के बदले क्या देंगे सर? एक्सेप्टेंस। मैं अज्यूम करो सारी टर्म्स वगैरह कंसीडरेशन सब क्लियर है, और इन्होंने भी एक्सेप्टेंस दी, और एक्सेप्टेंस में कैसे दी? एक्सप्रेस। कैसे दी? एक्सप्रेस। मतलब इन्होंने भी एक लेटर लिख के आंसर कर दिया, यानी ऑफर भी एक्सप्रेस है, क्योंकि आपको याद है ऑफर भी एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं। और यहां पे जो ऑफर है, ऑफर वो क्या है, और ऑफर के साथ जो एक्सेप्टेंस है वो भी क्या? एक्सप्रेस। आपने लेटर लिखा, उन्होंने भी लेटर लिख दिया। अरे वर्ड्स का यूज हो ना रिटर्न वाले, तो ये एक्सप्रेस हो गया। मतलब ऑफर भी एक्सप्रेस है और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस है। सर इंप्लाइड बताओ जरा। ये तो एक्सप्रेस का हो गया, ये क्या हो गया? यहां पे एक्सेप्टेंस कैसी है? एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस में भी कौन सा? वर्ड्स कौन से वाले? रिटर्न फॉर्म में। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं ना बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है। फॉल ऑफ हैमर इन केस ऑफ ऑक्शन सेल। फॉल ऑफ हैमर इन केस ऑफ ऑक्शन सेल। क्या आपको ऑक्शन सेल समझ आता है? शायद मैंने इनविटेशन टू ऑफर में बताया था ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में जब आप बताते हो तो आपने इनविटेशन टू ऑफर दिया, फिर सामने साथ बिडर बैठते हैं, और बिडर अपने अपने ऑफर देते हैं, चिल्लाते नहीं 10 लाख 20 लाख, हाथ खड़ा करते हैं बिड को बढ़ाने के लिए, हाथ खड़ा। और वहां पे ऑफर आया है, हाईएस्ट बिड आई, हाईएस्ट बिड 1 2 3 बोलते ही वो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? सर वो ना एक हैमर फॉल करते हैं। ऑक्शन सेल में क्या होता है? एक हैमर फॉल होता है। वहां पे जो पर्सन है, ऑक्शनियर है, वो कोई एक्सेप्टेंस मुंह से बोल के या लिख के ओरल रिटर्न एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं दे रहा, वो उस हैमर को फॉल कर रहा है, और उस हैमर का फॉल होना, वो जो कंडक्ट है, वो कंडक्ट ऑफ द ऑक्शनियर एक्सेप्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। मतलब आपने जो ऑफर दिया उसकी एक्सेप्टेंस ओरली नहीं हो रही, रिटर्न फॉर्म में नहीं हो रही, मतलब एक्सप्रेसली नहीं हो रही, वो इंप्लाइड में हो रही बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। और वहां पे कंडक्ट क्या है? फॉल ऑफ हैमर। कंडक्ट क्या है? फॉल ऑफ हैमर। इसका मतलब यहां पे जो एक्सेप्टेंस है वो बेटा कैसी है? वो है इंप्लाइड। कोई वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा, बट एक्सेप्टेंस जो दी जा रही है वो दी जा रही है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और ऑक्शन सेल में कंडक्ट क्या है? हैमर होता है। कुछ कुछ जगह पे ना बेल होती है, मतलब बेल बजा देते हैं, 3 में बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं हैमर से। तो कोई भी मैनर हो सकता है, तो उस केस में एक्सेप्टेंस क्या? इंप्लाइड। अच्छा मतलब सर टेक्निकली आप सही कह रहे हो, एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है। और यहां पे अगर आप देखो इस केस में, तो इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं सर एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस इज इंप्लाइड। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर ठीक है, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट है। तो सर फिर ये कहां से आ गया? एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड। सर ये तो मना कर रहा है। अरे बेटा कैन नॉट बी इंप्लाइड, आगे तो पढ़ो। कह रहे कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द पार्टी। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर। मतलब आप एक्सेप्टेंस को इंप्लाइड नहीं ले सकते। इंप्लाइड कैसे? इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी। अगर साइलेंस ऑफरी साइलेंस मेंटेन करके बैठा है, तो उसके साइलेंस को आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, उसके साइलेंस को इंप्लाइड नहीं मानना। लेकिन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है बाय दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अरे इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कंडक्ट से तो हो सकती है ना, कंडक्ट से तो हो सकती है, लेकिन अगर साइलेंस बैठा है ना, वो फॉल ऑफ हैमर कर रहा है, ना कोई अदर एक्सेप्टेंस के लिए कोई अदर कंडक्ट कर रहा है, वो साइलेंस है, साइलेंस, क्लियरली साइलेंस। तो उस साइलेंस से ऑफरी के आप इंप्लाइड वे में एक्सेप्टेंस को नहीं मानोगे।
इंप्लाइड वे में एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं, वैलिड बोला है। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस को इंप्लाइड मान रहे हो, और इंप्लाइड कैसे, फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द पार्टी, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज नॉट द एक्सेप्टेंस। तो यहां पर आप इंटरप्रिटेशन समझो, तो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड व्हाट, फ्रॉम द कंडक्ट। अरे भाई वहां से तो निकल सकती है, वहां से होगी वैलिड, कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर। और बेटा बहुत फेमस केस लॉ है फेल्टहाउस और बिंडले, ईयर था 1862, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का यहां पे केस लॉ चला, सॉरी और लिख दिया, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का यहां पे बहुत फेमस केस लॉ चला इसी टॉपिक के ऊपर। अभी केस लॉ कहता है मैं समझा दूंगा, बट मेरे हिसाब से आपको दोनों पॉइंट समझ आ गए, सर रिपीट करना। सर सबसे पहला, आप मेयर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। अगर आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हो और फेल टू आंसर हो, उस केस में आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ट्रीट मत कर लेना भाई, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं होगा वो। और नंबर 7, एक्सप्रेस इंप्लाइड कैसी भी हो सकती है एक्सेप्टेंस, लेकिन यहां पे जो इंप्लाइड है वो इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है, साइलेंस से नहीं निकल रहा है, इंप्लाइड कंडक्ट से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको केस लॉ समझा दूं क्या हुआ था। देखो बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इनके नाम, ये है फेल्टहाउस, एफ स्टैंड कर रहा है फेल्टहाउस के लिए, ठीक है। अब देखो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, तो आपको दिख गया प्लेंटिफ कौन होगा, प्लेंटिफ होगा फेल्टहाउस, उसका नाम आ गया, और बिंडले डिफेंडेंट है। अब फेल्टहाउस जो था ना बेटा वो अंकल था, अंकल, सर अंकल, हाँ जी अंकल था, और फेल्टहाउस का अपना नेफ्यू था बिंडले, नेफ्यू, फेल्टहाउस का अपना नेफ्यू था कौन, बिंडले, ठीक है। अब समझना जरा, अगर मैं यहां पे बात करूं, फेल्टहाउस का अपना नेफ्यू था बिंडले। अब इस नेफ्यू के पास एक बहुत ही प्यारा हॉर्स था, फेल्टहाउस जो है नेफ्यू के पास जाता है बिंडले के पास, और भाई साहब घोड़े को देखता है, मस्त एकदम हॉर्स चमक रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में, हेल्थ बहुत अच्छी है। तो भाई बिंडले को, फेल्टहाउस को लगता है यार ये हॉर्स तो खरीदना बनता है, और यहां पे फेल्टहाउस अपने नेफ्यू बिंडले को एक ऑफर देता है। क्या देता है बेटा, एक ऑफर देता है, और ऑफर ये बोलता है कि मैं आपका जो हॉर्स है, अपने नेफ्यू को बोला बिंडले को, मैं आपका जो हॉर्स है वो परचेज करना चाहता हूं। किसने बोला, फेल्टहाउस ने बोला बिंडले को कि मैं आपके पास जो हॉर्स है उस हॉर्स को परचेज करना चाहता हूं, और ऐसे करके फेल्टहाउस ने इसे एक ऑफर दे दिया। अब सिचुएशन ये रही कि बिंडले इस ऑफर पे साइलेंस मेंटेन करके बैठा रहा, साइलेंस, कुछ बोला नहीं, चुप रहा, सोच रहा था कुछ। और उसी टाइम इसने क्या मेंटेन करके बैठा था, हॉर्स के टाइम पे भाई साहब मेंटेन करके बैठे साइलेंस। और फेल्टहाउस भाई ने ऑफर देते टाइम एक चीज बोल दी, पता क्या बोली, कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कोई बात नहीं करते, अगर आप अभी इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करते, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि आप मेरे ऑफर पे अग्री करते हो और एक्सेप्टेंस देते हो। इसने ऑफर देते टाइम क्या बोल दिया कि भैया अगर आप इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करते, तो उस केस में मैं अज्यूम कर लूंगा, मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि भैया आप जो है एक्सेप्टेंस दे रहे हो। ऐसा इसने ऑफर देते टाइम पे बोल दिया, ठीक है। और इसने कोई बात नहीं करी, चुपचाप रहा, चुपचाप एकदम साइलेंस। और इसने क्या अज्यूम कर लिया, इसने, क्योंकि वो कंडीशन लगाई थी कि अगर हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो मैं अज्यूम करूंगा आपने एक्सेप्टेंस दे दी, हॉर्स मेरा हो गया। इसने साइलेंस मेंटेन कर लिया उस टाइम पे, और इसको इसने अजम्पशन लगा ली, इसने अज्यूम कर लिया कि क्या हो गई, एक्सेप्टेंस, क्या हो गई, एक्सेप्टेंस। अब देखो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, दोनों के कंसिडरेशन है, इसको हॉर्स मिलेगा, इसको ये, बट पंगा क्या है, इसकी एक्सेप्टेंस कहां से निकल के आई, साइलेंस से। कहां से निकल के आई, साइलेंस। प्रोविजन क्या कह रहा है, मेयर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस डज नॉट अमाउंट टू वैलिड एक्सेप्टेंस। अच्छा पहले बता दो, क्या बिंडले ने जो एक्सेप्टेंस दी है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे उसने बोला, इसने एक्सेप्टेंस तो अज्यूम कर ली ना, एक स्टेटमेंट देके कि अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो मैं अज्यूम कर लूंगा आपने हॉर्स मुझे भेज दिया, मतलब आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर। ये साइलेंस मेंटेन करके रहा, इसने अज्यूम कर लिया एक्सेप्टेंस। और जब फेल्टहाउस
बिंडले के पास एक वीक के बाद आया हॉर्स लेने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए पर्टिकुलरली, तो पता लगता है कि जो बिंडले का नेफ्यू जो है ना, उसका जो ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर जो है उसने ऑक्शन सेल में बाय मिस्टेक हॉर्स को सेल कर दिया। अब पंगा समझ गया। यहां पे फेल्टहाउस और बिंडले ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट है क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस इन्हें साइलेंस से निकाली है। और जब ये लेने आता है हॉर्स को तो पता चलता है कि ऑक्शनियर जो है, इसका ऑक्शनियर, इसने ऑक्शन सेल में बाय मिस्टेक हॉर्स को बेच दिया किसी अदर पार्टी को, किसी और पार्टी को हॉर्स दे दिया, हॉर्स ने के पैसे भी रिसीव कर लिए और हॉर्स चला गया। अब भाई साहब ये बात पता चलती है फेल्टहाउस, अंकल फेल्टहाउस को, और फेल्टहाउस की भाई साहब खोपड़ी खराब। और फेल्टहाउस जो है वो यहां पे सूट फाइल कर देता है किसके अगेंस्ट में बेटा? बिंडले के अगेंस्ट में। और आपको पता ही है क्या होना है, क्या वो ये केस जीतेगा? क्या कोर्ट उसके फेवर में कभी भी किसी भी केस में कोई भी जजमेंट देगा? यस और नो? सर कैसी बात कर रहे हो सर? कोर्ट ने भगा के निकाला। कोर्ट कह रहा है फेल्टहाउस बेटा दे रहा हूं। कह रहा है क्या उसने आपको एक्सेप्टेंस दी थी? वो कह रहा है सर बिल्कुल यस एक्सेप्टेंस दी थी। उसने कहा था कैसे दी थी? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे में। कह रहा है सर इम्प्लाइड वे में। तो कोर्ट ने बोला क्या उसने कोई कंडक्ट करा था? उन्होंने कहा नहीं सर कंडक्ट नहीं करा था, लेकिन इम्प्लाइड थी क्योंकि वो साइलेंस मेंटेन करके बैठा था। और मैंने पहले बोला था कि अगर आप साइलेंस मेंटेन करोगे मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, और उसने साइलेंस मेंटेन करा और मैंने उसके साइलेंस से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस निकाल ली। कोर्ट ने समझाया, कह रहा भैया साइलेंस या मेंटली एक्सेप्टेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अरे अगर आप इम्प्लाइड वे में भी निकाल रहे हो तो कंडक्ट के थ्रू निकलेगी, साइलेंस से नहीं निकलेगी। पढ़ा दिया प्रोविजन। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर। तो इस केस में जो जीता था वो कौन जीता था बेटा? बिंडले जीते थे। फेल्टहाउस जो है उनके सूट को मना कर दिया कि भैया दिस इज नॉट पॉसिबल, साइलेंस से आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। अगर एक्सेप्टेंस नहीं थी तो कहे बात का कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो बिंडले ने कुछ गलत करा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसी के साथ एक्सेप्टेंस के सातों पॉइंट होते हैं खत्म। मैं फिर से रिपीट करो, एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आया किस ये फाउंडेशन में, ठीक है? तो बड़े ही आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट है मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हमारा पूरा टॉपिक होता है खत्म। ऑफर डन, एक्सेप्टेंस डन। एक्सेप्टेंस में हमने डेफिनेशन देख ली, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट देख लिए, टोटल मिला के 7 पॉइंट्स है। एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करवा रहा हूँ, आई होप आप भी मेरे साथ रिकॉल करेंगे। आपको रिया की कसम है, ठीक है, और लड़कियों को राज की कसम है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस की बात करूं, नंबर 1 एक्सेप्टेंस कौन देगा? प्रोमिसी और ऑफरिंग, ठीक है? जनरल के केस में, जनरल ऑफर के केस में कोई भी दे सकता है जिसको उसकी नॉलेज है। नंबर 2 एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, क्योंकि आपने कंडीशनल या क्वालिफाइड दे दी तो वो एक्सेप्टेंस होती नहीं है, दैट इज काउंटर ऑफर। नंबर 3 अगर मैं बात करूं बेटा, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कैसी? कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेशन का अगला ही टॉपिक है अगले लेक्चर में, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने बता दिया। ऑफर कह रहा है भैया जब ऑफर की नॉलेज में आएगी तब वो कम्युनिकेट होगी, ठीक है? नंबर 4 एक्सेप्टेंस जो है वो स्पेसिफाइड टाइम या रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अगर ऑफर में स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है एक्सेप्टेंस की तो आपको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर ही देना है। उसके बाद अगर ऑफर लैप्स हो गया तब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। अगर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर में तो उस केस में आपको रीजनेबल टाइम लेना है। और रीजनेबल टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? तो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है? नंबर 4 की बात करूं बेटा तो नंबर 5 की बात करूं तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा प्रिस्क्राइब मोड में होगी। इसमें 2 केस है कि अगर ऑफर देते टाइम प्रिस्क्राइब मोड है, प्रिस्क्राइब मोड नहीं है। अगर आपने प्रिस्क्राइब मोड बता रखा है इन दी प्रपोजल तो उसमें जो प्रिस्क्राइब मोड बताया गया है एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी मोड में होगी। उसके अलावा अगर आप किसी अदर मोड का यूज करते हो तो हम ऑफरर को राइट दे रहे हैं कि वो आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है। और नंबर 2 अगर देयर इज नो प्रिस्क्राइब मोड इन दी प्रपोजल, उस केस में जिस मोड में इम्प्लाइड है कि जिस मोड में ऑफर आया उसी में एक्सेप्टेंस हो, ठीक है? तो 5 केस हो गए। नंबर 6 अगर आप साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस मान रहे हो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। केस लॉ बता दिया, फेल्टलॉ वर्सेस बिंडले। और लास्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, एग्जांपल मैंने दे दिया,
ठीक है, तो आई होप आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ हो। 7 पॉइंट्स हमने डन करे। इसी के साथ एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है वो भी खत्म। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का लास्ट हमारा पॉइंट बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। वो हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर से बेटा। तब तक के लिए आप इतने पार्ट तक को जितना अभी तक हुआ है अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से चलाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय।